अब हम अपने जो मूल अधिकार है उसके सेगमेंट में आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15 की। इससे पहले अनुच्छेद 14 तक अपन ने पढ़ लिया है और इसके अलावा जो 1 से लेकर जितने भी अपने ये अनुच्छेद है उनको ट्रिक के माध्यम से अपन ने याद किया है। अब ये भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद है उसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। इसमें लिखा गया है किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15, जिसके ऊपर क्या बनी हुई है? मूवी बनी हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(1) की, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य का मतलब यहाँ सरकार या राजनीतिक क्षेत्र से है, यानी जो भारत का पूरा राजनीतिक क्षेत्र है उसके अंदर कहीं पर भी भाषा के आधार पर या अपन कहते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15 का पहला, यानी 15(1), 15(a) या 15(k). उसके बाद बात करते हैं 15(2) अनुच्छेद 15(2) में ये लिखा गया है कि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति और लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी 15(1) में 15(1) जो है उसमें लिखा गया है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 15(2) में लिखा है कि व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो दो अनुच्छेद एक साथ याद रह जाएंगे। 15(1) में यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, और 15(2) में कहा है कि व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में। आगे बात करते हैं अपवाद की इसमें। अब अपवाद क्या है इसमें? आर्टिकल 15 को लेकर। अभी अपन ने कहा था कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन अनुच्छेद 15(3) के अंदर वापस ये अपवाद है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। कौन? राज्य, यानी कि सरकार। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य या सरकार महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है। अगर सारे बराबर है तो उनके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए, लेकिन फिर इसमें अपवाद जोड़ा गया है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सरकार अलग से कानून या विशेष कानून बना सकती है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की। तो अनुच्छेद 15(4) जो है वो चंपाकम दोहिराजन बनाम मद्रास वाद से आया था, जो कि होता है 1951 के अंदर। इसमें एक निर्णय दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करवाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया, जो कि कब होता है? 1951 के अंदर। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन होता है और इस अनुच्छेद को जोड़ा गया, यानी ये मूल संविधान के अंदर नहीं था। कौन सा अनुच्छेद? 15(4). इसको बाद में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत। अब इसके अंदर ये क्या है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत और कुछ भी चेंजेस हुए थे। एक तो 15(4) जोड़ा गया था, 31(a) और 31(b) जोड़ा गया था, अनुसूची 9 जोड़ा था। ये सारी चीजें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने अनुसूची 9 पढ़ी थी तब भी बता दिया था कि इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान हुए थे। अब बात करते हैं राज्य या सरकार की। तो इसमें राज्य या सरकार क्या करती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी कि राज्य SC, ST और OBC इनके लिए क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, पिछड़े हुए वर्गों के लिए सबसे पहली बार अगर बात की गई थी तो 1952-53 के अंदर एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। उस काका कालेलकर आयोग के अंदर इसकी सिफारिशें रखी गई और उस समय जो गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने काका कालेलकर को ये कार्य सौंपा था कि पिछड़ी हुई जातियों के बारे में पता लगाया जाए कि कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है। हालांकि वो काम नहीं आ पाया। उसके बाद एक और आयोग बनाया गया जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, और उस आयोग का नाम था मंडल आयोग, जो कि BP मंडल के नेतृत्व में आया था, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्होंने भी कुछ जातियों की गणना करी कि ये जातियां पिछड़ी हुई जातियों में आती है और इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट भी उस समय गिर जाती है 1980 में, और वो भी इन सिफारिशों को लागू नहीं कर पाती, जो आगे जाकर 1991-92 के आसपास फिर से लागू होती है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) की। अनुच्छेद 15(5) जो है इसे 93वें संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है कि राज्य यानी कि सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, SC और ST है, उनके लिए केंद्रीय और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी इसका मतलब ये है 15(4) में कि एडमिशन करवाना हो, चाहे निजी
शिक्षण संस्थान हो या फिर केंद्रीय शिक्षण संस्थान हो जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एडमिशन को लेकर विशेष प्रावधान राज्य या सरकार कर सकती है। तो ये भी इसका क्या है, अपवाद है, यानी 15(5). उसके बाद इसका अंतिम अनुच्छेद है 15(6). अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें लिखा है 103वें संविधान संशोधन, जो कि कब होता है, 2019, इसके द्वारा जोड़ा गया था। यानी हाल ही में अभी 3-4 साल पहले ये जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या किया गया, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है। और इसके तहत जो ईडब्ल्यूएस है, इसको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया, 10% आरक्षण दिया गया। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए और वर्तमान में सरकार ने कितना आरक्षण दे दिया है, और जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण वाकई में संवैधानिक रूप से वैलिड है या नहीं है। क्योंकि जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान में आरक्षण इससे भी ज्यादा हो गया, तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार फर्स्ट देख लेते हैं 15 से लेकर जो अनुच्छेद है उनमें क्या क्या है। सबसे पहले 15(1) में ये लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। फिर बात करी थी 15(2) की, जिसमें ये लिखा गया था कि व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा जो है वो अपवाद है इसका, जिसमें लिखा गया था महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो ये थे। उसके बाद 4, 5 और 6, जिसके अंदर जो दोहरा जनवाड़ा केस था, उसके अलावा आरक्षण की बात की गई थी। तो ये था 15वें व्याख्यान के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 में यह लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब यह है कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके अंदर सभी को समान अवसर मिलता है। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जाए, कोई भी वैकेंसी निकले, तो उसमें सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, मेरिट निकलती है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। यानी कि सबको समान अवसर मिला है उसमें भाग लेने के लिए। अगर समान अवसर नहीं मिलता तो फिर किसी ना किसी को सीधे ही नौकरी मिल जाती, कोई एमएलए, एमपी जो भी है उनके रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 जो है, जो अपना मूल अधिकार है, उसमें यह लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की क्या है, समानता है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। 16(1) जो है उसमें लिखा गया है कि सरकारी नौकरियों में यानी लोक नियोजन में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 16(1). यानी सेम बात यहाँ पर है, लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर मिले। उसके बाद बात करते हैं 16(2) की, जिसमें लिखा गया है कि राज्य यानी कि सरकार किसी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या उद्भव का मतलब होता है निवास स्थान, इसके आधार पर नौकरियों में क्या नहीं कर सकती, विभेद नहीं कर सकती। 15वें के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसमें यह कहा कि नौकरी में भी क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इसके बाद एक और अनुच्छेद आएगा जिसमें वो वापस इसका खंडन करते हैं और आरक्षण दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 16(3), इसका क्या है, अपवाद, जो अभी मैंने बात कही। क्या है कि संसद जो है वो विधि यानी कि कानून बनाकर, विधि बनाकर राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी जो स्टेट है, जो यूटीज है, उनमें नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। जैसे अपने देखा जाता है कि राजस्थान में जैसे यूपी वाले लोग आकर क्या देते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अपने वाले लोग एमपी में जाकर क्या दे सकते हैं, एग्जाम। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो केवल अपने राज्यों के लोगों को ही चुनते हैं। तो ये भी राज्य के पास पूरा पावर है, अगर संसद वहां पर कानून बना दे तो ये राज्य के पास पूरा पावर होता है। अगर वो चाहे तो केवल अपने लोगों को मान्यता दे सकते हैं और चाहे तो दूसरे राज्य के लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे अपवाद की, यानी इसमें चौथा जो है 16(4), उसमें क्या लिखा है, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 16(4). आरक्षण में 4 शब्द है और यहाँ पर भी अनुच्छेद भी कौन सा है, 16(4). तो आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है, 16(4) में। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है या कौन से मूल अधिकार में कहा गया है, तो 16(4) में कहा गया है। नोट, मूल संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान था। मूल संविधान में केवल और केवल किनको आरक्षण दिया गया था, एससी और एसटी को। जो बाद में
जब अभी मैंने बताया था काका कालेलकर आयोग बनाया गया ओबीसी की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए। उसके बाद एक और आयोग बना जिसका नाम था बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, जिसमें वापस कुछ नई जातियां जोड़ी गई और वो आगे जाकर फाइल जब लागू की गई तब ओबीसी को 27% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। उसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया जा सकता है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति पिछड़ी हुई जातियों की पहचान हेतु आयोग का गठन करता है। यह सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पिछड़ी हुई जातियों के गठन के लिए आयोग का गठन जो करता है वो करने वाला व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सवाल पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं 1953 की, जो अभी मैंने बताया था कि काका कालेलकर के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम ही क्या रख गया था, काका कालेलकर आयोग। तो ये गठन किया गया था किसके लिए, पिछड़ी हुई जातियों की पहचान के लिए, कि कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है इसके बारे में पता चले। अब बात करते हैं मंडल आयोग की, इसकी भी अभी मैंने चर्चा करी थी। मंडल आयोग जिसका गठन 1979 में होता है, यानी 1953 में जो काका कालेलकर आयोग बना था वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है 77 में, और 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनने के बाद में उन्होंने इसका गठन किया गया, किसका, मंडल आयोग का। अब इस मंडल आयोग के समय अभी बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो बनी थी वो कौन सी पार्टी की थी, जनता पार्टी की सरकार। कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी या जनता मोर्चा जो है उसकी सरकार यहाँ पर बनी थी। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। अच्छा, बात करते हैं जब अध्यक्ष की, तो मंडल आयोग जो है ये बना था बीपी मंडल के नेतृत्व में, और बीपी का मतलब है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल आयोग। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी पहचान करना, यानी ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जातियां रखी जाए उनकी पहचान करना। तो इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी वो 1980 में रिपोर्ट दी थी, जिसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार, क्योंकि 1980 के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर जाती है और नई सरकार बन जाती है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया गया। इसमें 3743 जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी पहचान की गई। कितनी जातियों की पहचान की, 3743। उसके बाद पिछड़ी हुई जातियां जो है यानी जिसको ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, ये बात भी किसने कही, मंडल आयोग ने। 27% आरक्षण की मांग करी थी मंडल आयोग ने। 1990 में एक प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था वीपी सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह, विश्वेंद्रनाथ प्रताप सिंह। तो ये जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने क्या घोषित कर दिया, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार कर दिया। हालांकि ये पूरा राजनीतिक खेल है, जिसमें हुआ ये था कि जब ये सारी घटनाएं हो रखी थी 1980 में, तो इस फाइल को 1990 में जाकर 10 साल बाद में क्यों निकाला गया। कारण ये था कि उस समय 1984 के अंदर जो कांग्रेस थी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी 1984 में। अगला जो चुनाव था उससे पहले 1990 में ये कंप्लीट हो गया था राजीव गांधी वाला। तो 1990 में जब वापस चुनाव होने थे तब 1984 वाले चुनाव में जहां पर बीजेपी ने जो 2 सीटें जीती थी, अब उनके दिमाग में यह था कि गठबंधन का दौर चल ही रहा है, अपन दूसरी पार्टी को साथ में लाते हैं और साथ में लाकर किसी ना किसी प्रकार से हमें अपनी सीटें बढ़ानी है ताकि प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी से बन जाए। तो उन्होंने एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की और वो था मंदिर वाला। कौन सा मोर्चा था, मंदिर वाला, यानी कि राम मंदिर का जो मोर्चा है वो स्टार्ट किया था उन्होंने। और जब उन्होंने राम मंदिर का मोर्चा खोला, यानी उस समय नारे चलते थे कि रामलला हम आएंगे, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये नारे उस समय चलने शुरू हो गए थे 1990 के आसपास में। अब जब ये सारे नारे चल रहे थे तो जितने भी हिंदू लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और हिंदू लोग इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया कि हम सारे के सारे किसको वोट देंगे, बीजेपी की तरफ। अब जब सारे हिंदू बीजेपी की तरफ भागने लगे तब जो ये वीपी सिंह यानी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, इनके दिमाग में उस समय आया कि अगर सारे के सारे हिंदू उधर चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने पास पीछे वोट बैंक कहां से बचेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, आप एक फाइल निकालो, उस फाइल के ऊपर उस फाइल को लागू कर दो कि भाई ऐसी कौन सी फाइल है। तो उन्होंने वो फाइल निकाली और फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मंडल आयोग। क्या लिखा हुआ था फाइल पर, मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग वही था जिसमें कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी, 27% आरक्षण। तो जैसे ही मंडल आयोग को लागू किया तो जितने भी हिंदू जो राम मंदिर बनाने के लिए दौड़ रहे थे उसमें से जो ओबीसी वाले थे वो वापस रुक गए कि रुको, मंदिर बाद में बनाएंगे, पहले नौकरियां ले लेते।
तो नौकरियां लेने के लिए सारे के सारे वापस कहाँ आ गए, अपने इसके अंदर आ गए थे वोट देने के लिए। तो मंडल आयोग लागू किस लिए किया गया, मंदिर वाला जो मोर्चा था उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ लागू किया गया था। तो यहाँ पर एक तरफ मंडल आ गया था, दूसरी तरफ आ गया था मंदिर, और उसी समय तीसरा ओपन कर दिया था मार्केट, यानी उस समय वैश्वीकरण ओपन हो गया था। जो दुनिया के दूसरे देश है वहां के लोग अपने देश में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अदालत में चुनौती दी थी कि भाई इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो एक वाद हुआ था जिसका नाम है इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ, और ये कब आया था, 1992 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया जिसको क्या कहा गया था, मंडलवाद कहा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह था कि ओबीसी यानी जिसको क्या कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट को दिया गया 27% जो आरक्षण है वो वैध है, यानी कि वैलिड है, ये गलत नहीं है। आरक्षण विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं हो सकता। अभी अपन ने चर्चा करी थी इसकी कि हाईएस्ट आरक्षण कितना हो सकता है, 50%। विशेष परिस्थितियों में 50% से ऊपर जा सकता है, लेकिन 50% से आरक्षण ऊपर नहीं जा सकता। वर्तमान में 59.5% आरक्षण मिला हुआ है, यानी जो टोटल आरक्षण है 27% ये वाला ओबीसी वाला, और जो एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ इन सबको जोड़े तो होता 49.5%। 10% मिला ईडब्ल्यूएस को जो 2019 में मिला था, उसके बाद आरक्षण हो गए 59.5%, यानी टोटल जो आरक्षण है वो 59.5% से ला गया है, जो अपने संविधान के अंदर जितना दिया जाना चाहिए उससे कितना ज्यादा हो गया है, 9.5% ज्यादा है। यानी कि अभी जो आरक्षण मिला है वो क्या है, एकदम अवैध है, लेकिन ये वाला क्या था, वैध था। अब बात करते हैं इसके आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको क्या कहा जाता है, एनसीबीसी, यानी नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट। ये कौन सा था, अब इसका जो गठन है वो किया गया था 1993 के अंदर, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, यानी कि 2018 में जाकर इसको क्या मिला, संवैधानिक दर्जा। लेकिन ये गठन कब हो गया था, 1993 में। तो 2018 में इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 338B के अंदर। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, 338B। अब बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि पिछड़ी हुई जातियों की जो गणना है या उनके बारे में जो निर्णय है वो केंद्र सरकार लेगी। लेकिन इसके बाद में एक और संविधान संशोधन होता है, 105वां संविधान संशोधन, जो कि 2021 में हुआ। उसके तहत यह फैसला लिया गया कि जो भी ये निर्णय लिए जाएंगे पिछड़ी हुई जातियों को लेकर, ये कौन लेगा, राज्य सरकार। यानी दो निर्णय इसमें, पहले कहा था कि केंद्र सरकार लेगी 2018 में, लेकिन जब 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ तब ये कहा गया कि राज्य सरकार इसके लिए निर्णय लेगी। और इसके बाद अपन बात करते हैं 1993 की। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान हेतु रामनंदन समिति का गठन किया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है क्रीमी लेयर, इसका मतलब क्या होता है, तो दो शब्द है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर कौन होते हैं और नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम है, यानी जो रुपए और पैसों की दृष्टि से या आर्थिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से जिनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है या सक्षम है, वो किस में आते हैं, क्रीमी लेयर में। और नॉन क्रीमी लेयर में वो व्यक्ति आते हैं जो कि सक्षम नहीं है। तो जो सक्षम नहीं है वो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। अब इसके बाद बात करते हैं अपने अनुच्छेद 16(4) की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 16(4) वाला, कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो वो है 16(4) में, अनुच्छेद 16(4). अब इसमें किस किस प्रकार से किसको कितना आरक्षण मिला हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एससी और एसटी की। तो एक चीज ध्यान रखना, एससी और एसटी को जो आरक्षण प्रदान है वो है जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि यहाँ पर 15% आरक्षण एससी को और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला गया है। जबकि अगर ओबीसी की बात करें तो 27% आरक्षण ओबीसी को है। अगर अपन इन सबका टोटल निकाले तो वो होगा 49.5%, यानी कि 49.5% कुल आरक्षण मिला हुआ था 2019 से पहले। जब 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला तो वो 10% जोड़कर टोटल हो जाता है 59.5, यानी कि 59.5। 103वें संविधान संशोधन 2019 के बाद ये ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है, इसके बाद
ये ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(6) के अंदर है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो 16(6) में ये लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रदान किया जा सकता है, और वो किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना, 10%। अब बात करते हैं संसद के द्वारा 10%। अब बात करते हैं मंडल आयोग की सिफारिश के हिसाब से। तो ओबीसी को 27% आरक्षण किसने दिलाया, मंडल आयोग ने। एससी और एसटी को आरक्षण भारतीय संविधान जो मूल रूप से जब लागू हुआ था उसी में ये आरक्षण दे दिया गया। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को जो है वो 10%, बाकी 40.5% जो शेष बचा है वो है सामान्य वर्ग, यानी जिनकी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आती है। कुल मिलाकर जब भी अपन एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम के अंदर भी ये चीजें होती है, जैसे अगर टोटल 100 सीटें मान ले तो 100 में से 15 सीटें होगी एससी के व्यक्तियों की, 7.5 सीटें होगी एसटी के व्यक्तियों की। अगर इसके बाद बात करें ओबीसी की तो 27 सीटें ओबीसी की होगी, ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें मिलेगी, और जनरल जो कैटेगरी है उसमें 40.5% होगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ 59.5%। जबकि अभी अपन ने चर्चा करी थी कि टोटल जो आरक्षण होता है वो कहां तक हो सकता है, 50% हो सकता है, इससे ऊपर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ये आरक्षण दिया जा सकता है, हालांकि इसको देने का प्रावधान नहीं है। तो 9.5% जो आरक्षण है वो अवैध है, इनवैलिड है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अभी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस 9.5% जो आरक्षण एक्स्ट्रा है इसको कभी भी कैंसिल कर सकती है। अब बात करते हैं 16(4)(a) की, यानी 16(4) में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया तो 16(4) क्या बन गया, ए। 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, इसके द्वारा 16(4) के अंदर एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, 16(4)(a). इसमें क्या कहा गया, एससी और एसटी को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, जैसे कोई आदमी 3rd ग्रेड लगा, उसका प्रमोशन होकर 2nd ग्रेड में हुआ तो उसके अंदर भी क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए। एक और संविधान संशोधन हुआ उसके बाद 85वां, जो कि 2002 में होता है, और इस अनुच्छेद में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार किया गया। परिणामी वरिष्ठता का मतलब होता है सीनियरिटी, जिसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा। इसका मतलब है वरिष्ठता का जो निर्धारण है वो नियुक्ति की तिथि से ना किया जाए, पदोन्नति की तिथि से किया जाए, यानी कौन सा व्यक्ति सीनियर होगा। इस बात को इस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा कि नियुक्ति की तिथि क्या है, इसको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि प्रमोशन की जो तिथि है वो कौन सी है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया, 16(4) है। हमें ये वाली चीजें याद नहीं रख रही है, हमें मेन ये याद रखना है कि पदोन्नति में जो आरक्षण का प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 16(4)(a) में, और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया था। 16(4)(b) में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ए जोड़ा गया, उसके बाद बी। अब 16(4)(b) में क्या है, इसको 81वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया। इसमें बैकलॉग का मतलब होता है जो रिक्त पदें बच जाती है, जो खाली सीटें बच जाती है, उसके बाद के पद 100% आरक्षित रखे जाएंगे। इसका मतलब ये है, मान लो 100 सीटों पर कोई वैकेंसी आई, उन 100 सीटों में से एससी या एसटी इनको कुल मिलाकर जो दोनों को एक साथ ही बता देता हूं, दोनों को 30 सीटें रिजर्व थी मान लो। अब ये जो 30 सीटें हैं, ये 30 सीटें मान लो किसी भी कारण से भर नहीं पाई, यानी यहाँ पर जो एससी या एसटी के जो व्यक्ति थे वो इन सीटों पर कब्जा नहीं कर पाए, या इन पर इनका चयन नहीं हुआ, जितने अंक आने चाहिए उतने अंक नहीं आए। अब क्या होगा, तो जितनी सीटें इनमें से खाली रही, मान लो 30 सीटों में से 27 सीटें भर गई, लेकिन 3 सीटें क्या रही, खाली। अब ये जो 3 खाली सीटें रही है, इन पर जनरल कैटेगरी का या और किसी अन्य कैटेगरी का व्यक्ति नहीं आएगा, ये 3 सीटें खाली की खाली रहेगी। अगला जब भी कभी वापस वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में इन 3 सीटों को सम्मिलित किया जाएगा, यानी उस पर फिर से कौन रह सकता है, एससी और एसटी के। अगर ओबीसी की सीट है तो उस पर कौन रहेगा, ओबीसी का व्यक्ति। ईडब्ल्यूएस के तो उस पर कौन रहेगा, ईडब्ल्यूएस का रहेगा। तो ये कौन सा था, 16(4)(b), इसको कहा जाता है बैकलॉग या रिक्त पद, यानी कैरी फॉरवर्ड नियम, आगे की ओर ले जाना। यानी ये जो 3 सीटें इनको क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले जो एग्जाम होने वाले उनके लिए इनको आरक्षित रखा जाएगा। अब बात करते हैं 16(5) की। कोई भी धार्मिक संस्था जो है वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को की नियुक्ति में अपने धर्म के लोगों को प्राथमिक दे सकती है।
भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हिंदू धर्म का कोई संगठन है तो उसमें हिंदू धर्म के लोगों को मान्यता प्रदान की जाएगी और ये उस धार्मिक संगठन को छूट है। कोई मुस्लिम संगठन है तो वो मुस्लिम लोगों को मान्यता देगा अपने संगठन के अंदर, तो ये भी उनको क्या है, छूट दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 16(5) में, क्योंकि वो उनका धार्मिक संगठन है। अब करते हैं अनुच्छेद 16(6) इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया। इसमें ईडब्ल्यूएस जो है उसको 10% आरक्षण दिया गया। इसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली थी। तो 10% आरक्षण का जो प्रावधान है सरकारी नौकरियों में, ये कब दिया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब एक अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 17। इसका मतलब है अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर या उसके पद के आधार पर या किसी भी अन्य प्रकार से उसके साथ छुआछूत या निम्नतम व्यवहार नहीं किया जा सकता, और ये कानून के अंदर दंडनीय अपराध भी है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 17 के तहत। इसमें इसके लिए एक कानून बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जो कि 1955 में बनाया गया, और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 रखा गया। यानी शुरुआत में ये क्या नाम था इसका? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, यानी छुआछूत नहीं की जा सके उसके लिए अधिनियम बनाया गया 1955 में, जिसका 77 में क्या किया गया? नाम परिवर्तन। इसके तहत अनुच्छेद 17 में अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। नोट अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जो है वो कब बनाया गया? 1989 में। ये अलग है, लेकिन किसके तहत बना है? इसी के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। और इसके अंदर गैर जमानती है, यानी इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको जमानत नहीं है, नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है इसमें। अब बात करते हैं संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया, यानी कौन सी चीज को छुआछूत माना जाएगा या छुआछूत नहीं माना जाए, इसका संविधान में कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरी, इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा गया है। जो अस्पृश्यता का अंत है, इसको कौन सा अनुच्छेद कहा गया है? महात्मा गांधी का अनुच्छेद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।